संविधान। देखो आप लोग इस चीज को समझो। आप लोग पहले तो मैं हालांकि वीडियो वगैरह में बताता हूँ मैं उस चीज को। पीएससी अगर आप लोग का पेपर ले रहा है, बात को समझना। पीएससी अगर आप लोग का पेपर ले रहा है, मैं 4 बार मेंस निकाला हूं इसका, सॉरी 4 बार मेंस दिया हूं, 1 बार इंटरव्यू दिया हूं इसका। पीएससी के जो क्वेश्चन है, जो इसके प्रश्न है, ये व्यापम की अपेक्षा थोड़े से गहन होते हैं। गहन का मतलब उसके जो पेपर सेट करने वाले हैं वो पूरा समूह अलग है उसका, और इधर व्यापम का तो पेपर सेट करने वाले उनका भी समूह पूरी तरीके से अलग है। बात समझ रहे मेरी? हाँ। तो अगर मैं हर बार बोला हूं आप लोग को, वीडियो में भी बोला हूं कि तैयारी जो होगी वो केवल मेंस की होगी, मेंस की होगी। समझ में आई मेरी बात? 2 रीजन है उस चीज का। एक तो 600 नंबर का है ना, आप लोग सबको पता है 600 नंबर का है, और प्रीलिम्स को क्वालिफाई करके कुछ होना जाना है नहीं, कुछ नहीं होना जाना है। मेरा प्रीलिम्स में 110 रैंक आया था, लेकिन उसका क्या मतलब, उसका कोई मतलब नहीं। समझ में आई मेरी बात? मतलब किसका है? मेंस का है। मेंस का जो 600 नंबर है, इसको आप इतने बेहतरीन तरीके से तैयार करो कि उधर तो रैंक फोड़ दोगे आप लोग। अगर 600 नंबर बहुत अच्छे से तैयार है, वो ऑटोमेटिकली आपका रैंक आ ही जाएगा। 600 नंबर में फायदा ये होगा अपने को कि जितना ज्यादा समय अपन मेंस को देंगे, और 500 नंबर तक के पहुंच जाते हैं, सेफ साइड बोल रहा हूं। अगर आप 500 नंबर तक के पहुंच जाते हैं और उधर आपका फिजिकल भी कमजोर हो जाता है किसी कारणवश, क्योंकि देखिए फिजिकल जो दिए उन लोग जानते हैं, कई बार दिन अच्छा होता है, कई बार दिन खराब हो जाता है। समझ में आई मेरी बात? आप फिजिकल की प्रैक्टिस जो टेस्ट दे रहे हो उसमें कई बार ऐसा होता है कि तुम 216 204 मार रहे हो, और फिजिकल के दिन पानी गिर गया, कोई कोई मसल जो है, कोई मसल जो है उस दिन तकलीफ दे दी तुमको। समझ में आई मेरी बात? तो वो सीधा फिर 100 नंबर कम हो जाता है वहां पे। तो फॉर सेफ साइड आप लोग टारगेट लेके चलो कि 500 नंबर तो मारना ही मारना है। 500 नंबर लेकर के आना है किसमें? मेंस में। प्रकृति अलग है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा बात कर रहा हूं या बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, प्रकृति अलग है वो। अगर आप लोग का पेपर पीएससी ले रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम ही ज्यादा कठिन दे देगा, सीजीपीएससी प्रीलिम्स टाइप का दे देगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। पेपर के लिए पेपर पोस्ट के स्तर पर भी रहता है, बहुत बड़ा पोस्ट तो है नहीं सब इंस्पेक्टर। समझ में आई मेरी बात? चलो तो इस चीज का आप लोग ध्यान में रखेंगे, 500 नंबर स्कोर करेंगे, ताकि अगर भगवान नहीं भी करे, भगवान नहीं करे कि फिजिकल के दिन आप लोग का ऐसा कुछ हो जाए, दिक्कत हो जाए, तो 96 लाने के बाद आप लोग का ना हो, 96 भी लाओ तब भी पोस्ट मिल जाए। समझ में आई मेरी बात? आइए आइए, ठीक है, चालू करेंगे अपन। पूरा जो आप लोग का पोस्ट निर्भर करता है, वो निर्भर करता है एनालिसिस के ऊपर, कितना ज्यादा आप एनालिसिस कर पा रहे हैं। पेपर सेट करने वाला जब पीएससी वाला भी बैठेगा, तो वो इस चीज को जरूर देखेगा कि पुराने प्रश्न कैसे पूछे गए। समझ में आ रही है ना मेरी बात? पुराने प्रश्न पूछे देखेगा वो। अपन भी क्या करते हैं, किसी भी एग्जाम को अगर अपन टारगेट करते हैं, फॉर एग्जांपल सहायक सम परीक्षक, सहायक सम परीक्षक में 100 नंबर का हिंदी आता है, तो अपन हिंदी ज्यादा पढ़ते हैं। तो जब भी कोई पेपर की तैयारी अपन करते हैं, तो अपन भी ह्यूमन है, वो पेपर सेट करने वाला भी ह्यूमन है, मानव है वो भी। तो वो क्या देखेगा कि पुराने एसआई में प्रश्न की प्रकृति कैसी रही है। अब वो पीएससी वाला जो भी दिमाग लगाए उसी हिसाब से सेट करेगा वो। इतने जबरदस्त तरीके से आपका एनालिसिस होना चाहिए कि किस विषय से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, पहला। इसके बाद कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, ये समझ आई मेरी बात? और कैसे के बाद किस पर भार ज्यादा दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन हिंदी पढ़ते हैं, तो सर्वनाम अगर पूछता है तो निजवाचक सर्वनाम से पक्का प्रश्न पूछेगा, संज्ञा पूछता है तो भाववाचक से पक्का पूछेगा। हर हर विषय में एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, और उस इंपॉर्टेंट सेक्शन का भी इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। समझ में आई मेरी बात? तो ये चीज, इतना एनालिसिस आप लोग को अपने दिमाग में करके रखना है, ठीक है? समझ रहे हैं आप लोग? तो एनालिसिस का जिम्मेदारी हालांकि मैं भी लूंगा, बीच में मैं एक आध वीडियो बनाऊंगा, यूट्यूब में रहेगा वो, ऐसा क्लास में तो नहीं होगा वो यूट्यूब में जो रहेगा उसको अपन बहुत ज्यादा डिटेल से देखेंगे, कहां पर से क्या प्रश्न आए हैं, कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। और इसके अलावा ये भी चीज कि कई सारे 600 नंबर में जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक, जीएस वगैरह को मिला ले, जितने भी सब्जेक्ट है, मैं गिना नहीं हूं, उन सब्जेक्ट में उस सिलेबस में कुछ हिस्से ऐसे हैं जो किसी सब्जेक्ट के अंतर्गत आते ही नहीं है, किसी सब्जेक्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं वो। नहीं मेरी बात? तो वो भी चीजों को, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, सब पढ़ाने के बाद वो एक्स्ट्रा चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। सारी बात मेंस के अकॉर्डिंग होगी, ठीक, सारी चीज मेंस के अकॉर्डिंग। ऐसा तो नहीं है कि मेंस में अपने को सब्जेक्टिव लिखना है, वहां पे लिखना तो है नहीं, वो भी ऑब्जेक्टिव है और ये भी ऑब्जेक्टिव है।
अगर अपन अब ऊपर के स्तर की तैयारी करें तो नीचे का स्तर बहुत आसानी से निकल जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? चले चालू करूंगा मैं आप लोग का, लेकिन यह भी चीज रहेगी एनालिसिस में डेटा वाली बात। मैं आप लोगों को बताया था डेटा आप लोगों को कैसे करना है, आप किस कैटेगरी के हैं, प्रीलिम्स निकालने के लिए आपको कितना रैंक चाहिए, कितने के अंदर आप आ जाएंगे तब आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। ये आप लोग को ध्यान में रखना है, क्योंकि आप पूरा सिनेरियो बदल जाएगा। 341 अगर पद है तो 20 गुना लोग मेंस देंगे, फिर अगर 341 पद है तो इसके 5 गुना लोग, है ना, कहां चले जाएंगे, फिजिकल में चले जाएंगे। तो ये पूरा डेटा आपके दिमाग में होना चाहिए, ना केवल ये गुणा करना है, बल्कि आपको एससी हो तो 12% निकाल लो, अगर आप ओबीसी हो 14% निकाल लो, अगर आप एसटी हो 32% निकाल लो, और आप इन सब को निकालने के बाद अगर आप महिला हो तो इसका क्षैतिज आरक्षण 30% निकाल लो। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई मेरी बात? तो ये पूरा डेटा आपके दिमाग में होना चाहिए। कैलकुलेटिव रिस्क भी लो तो एकदम कैलकुलेटिव। तो ये इसको मैं क्या बोल रहा हूं, इसको कैलकुलेशन बोल रहा हूं। कैलकुलेशन अपने दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। मैं पहले से तैयारी कर रहा था, ऐसे में सीजीपीएससी का एस्पिरेंट हूं, तो मेरे को ये डेटा की जरूरत पड़ी नहीं, ठीक है। अपने को मालूम था अपन मुंह उठा के भी जाएंगे तो निकाल लेंगे। रिटर्न में अपने को मेहनत किसमें लगी थी, फिजिकल में लगी थी। सबका अपना अपना अलग अलग रहता है। कोई सीजीपीएससी का एस्पिरेंट है, एक आध बार प्रीलिम्स निकाला है, मेंस दिया है, कोई है इसमें? चले आप है, बढ़िया है। लिखित परीक्षा में आप लोग को आपका ऐसा रहेगा कि बाकियों से आपको अच्छा करना पड़ेगा, है ना। 520 530 तक के फोड़ के आओ, बढ़िया है। अरे आएगा, एकदम आएगा। ये तो पता नहीं था कि प्रश्न की प्रकृति कैसे रहने वाली है, लोग डरे हुए थे, फिजिकल की तैयारी में ज्यादा लगे हुए थे, ठीक। चले अब यहीं पर आप लोग का जो फिजिकल है, ठीक, हालांकि कम लोग आए थे पहले, मैं बताया था इस चीज को। फिजिकल में एकाएक 5 इवेंट फटाफट नहीं करना आप लोग को। 5 इवेंट आप शुरू से, जैसे कि अभी पढ़ना चालू किया पर, अभी आप लोग को क्या लाना है, अपने अंदर स्टेमिना बिल्ड करना है ना। जिम का स्टेमिना अलग होता है ना, ये इधर फिजिकल वाला स्टेमिना अलग होता है। यहाँ 5 इवेंट है और अलग अलग तरीके के इवेंट है। आपकी अगर बहुत बॉडी है तो ऐसा नहीं कि आप गोला पूरा 9 फेंक दोगे, ऐसा नहीं होगा। यहां पर अलग चीज है वो। इसीलिए मैं बोल रहा हूं 5 इवेंट आपको एक साथ करने ही नहीं है। आपको केवल अभी रनिंग, इसको बोलना भी गलत होगा, इसको जॉगिंग बोलूंगा ज्यादा सही रहेगा। कम से कम 1 मंथ का टारगेट लो आप लोग। 1 मंथ में अपना जो इंड्योरेंस है उसको 40 मिनट तक का लेकर के आओ, और 40 मिनट लाने के बाद कोई इवेंट में चले जाना। अगर कोई भी इवेंट आप एकाएक चालू करोगे, सबसे बेकार इवेंट तो लॉन्ग जंप है। लॉन्ग जंप का इवेंट अगर आप अभी से करना चालू करोगे, इंजरी हो जाएगी। सबसे आखिरी में करना लॉन्ग जंप, सबसे आखिरी में। समझ में आई मेरी बात? तो ये जो इंड्योरेंस वाला मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ 40 मिनट वाला, 40 मिनट 1 मंथ का टारगेट लो, 40 मिनट लेकर क्या इंड्योरेंस मतलब समझ गए ना आप लोग? रुकना नहीं, रुकना नहीं। कितना भी धीरे हो जाए रनिंग, लेकिन रुकना नहीं। एक भी बार रुके खत्म, एक भी बार रुके, एक सांस कभी अगर फर्क आ गया तो खत्म हो जाएगा, इंड्योरेंस नहीं आया फिर आपका। 40 मिनट का इंड्योरेंस किसी भी हालत में लेकर के आओ, 200 प्लस मारो, ठीक। सबका आ सकता है, सबका भी आ सकता, सबका आ सकता है। आप लोग सब यहाँ फिट फाट लोग बैठे हैं, जैसे मेरे को दिख रहा है, मेरे को तो लग रहा है सबके सब सिलेक्शन ले लोगे तुम लोग, जिस हिसाब से तुम लोग का दिख रहा है मेरे को। खतरनाक लोग बैठे ऐसा लग रहा है मेरे को। चले तो ये साथ में फिजिकल को लेके चलेंगे आप लोग, है ना। जैसे पढ़ाया जा रहा है इसमें आप लोग को पता है ना, पुराने आप लोग का कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि जिससे हम लोग पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ा भी रहा है कि नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक। समझना, लिखित परीक्षा की बात कर रहा हूं मैं, प्रीलिम्स मेंस दोनों की बात कर रहा हूं। एक है कोचिंग। आप कोचिंग में जो भी पढ़ेंगे, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको ये बोलेगा इससे ज्यादा कुछ मत पढ़ना रे, झूठ बोल रहा है वो। हाँ, झूठ बोल रहा है वो। समझ आई मेरी बात? ऐसा कुछ नहीं होता। कोचिंग जो पढ़ाया गया, कोचिंग में पढ़ाया गया उसको आप एक रेफरेंस बुक रखे रहे, एक रेफरेंस बुक रखे। रेफरेंस बुक में जाकर देखिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक दिन धन विधेयक पढ़ाया आप लोग को, मनी बिल पढ़ाया, पूरा डिटेल पढ़ाया, बहुत डिटेल पढ़ाया, आपको मजा आ गया, अरे बाप रे इससे ज्यादा क्या ही पूछ डालेगा, बस वहीं पर आदमी संकुचित हो जाता है। 500 नंबर फिर कट, धीरे धीरे नीचे चले जाओगे आप। समझ में आई मेरी बात? तो आपको एक रेफरेंस बुक रखना है। रेफरेंस बुक के बाद घर में गए, धन विधेयक जो याद हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिला नोट कर लिए। इसके बाद आप उसके क्वेश्चन मारो। कहां से क्वेश्चन मिलेंगे? कहीं पर से भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये है ना गूगल,
उसको बोल दो धन विधेयक से संबंधित 25 एमसीक्यू दो, ये देगा। इसका काम ही वही है। वो चैट जीपीटी है, उसको तुम 50 बोलोगे वो 50 निकाल के देगा। समझ में आई मेरी बात? वो करो। एमसीक्यू मारने के दौरान मैक्सिमम चीजें बनेगी। अब 22 20 22 अगर 25 मार रहे हो 22 बनेगा, लेकिन जो 3 नहीं बनेगा उसको भी नोट करो। और ऐसे करके जब आप तैयारी करोगे तो इसको बोलते हैं अपन एक बार तैयारी करना और पुख्ता तैयारी करना। इसका फायदा आपको ना केवल ये एसआई के पेपर में मिलेगा, बल्कि कोई भी एग्जाम बीच में आप मारोगे तो वहां पर भी आपको इसका प्रत्यक्ष फायदा देखने के लिए मिलेगा। समझ में आई मेरी बात? तो ये तैयारी करना है, कोचिंग को अंतिम मान के नहीं चलना है। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हाँ कोई टीचर कम पढ़ाता है। जो सुधीर सर आपको हिंदी पढ़ाने वाले, इवन मैं भी हिंदी पढ़ाता हूं। मैं पिछले वाले एसआई में हिंदी पढ़ाया हूं और पॉलिटी पढ़ाया हूं, दोनों एक साथ पढ़ाया हूं। ठीक, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं कम पढ़ाया था, लेकिन यहां जो सुधीर सर हिंदी पढ़ाएंगे 125 में 118 नंबर का उसके नोट से आया था। आया ना उसके, उनके नोट से आया था। सरल था, सबका सब फंस गया। समझ में आई मेरी बात? तो आपका फैकल्टी के ऊपर भरोसा भी होना चाहिए। फिर भी मैं क्या बोल रहा हूं कि सिर्फ कोचिंग के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। रेफरेंस बुक आपको रखना है, क्वेश्चन आपको मारना है, और उसके बाद आपकी पुख्ता तैयारी होगी वो। और इसके साथ में आपको क्या लेके चलना है, हर दिन फिजिकल, हर दिन। 2 टाइम का नहीं बोल रहा हूं, अभी फिलहाल 1 टाइम जाएंगे, जब तक के डेट डिस्क्लोज नहीं हो जाती है। 1 टाइम जाइए, आपके शरीर को स्टेमिना इतना बिल्ड कीजिए कि 2 टाइम के लायक आपका फिजिकल का जो स्टेमिना है वो हो जाए, 2 टाइम के लायक। समझ में आई मेरी बात? क्योंकि एक समय आपको क्या करना पड़ेगा, एक समय आपको जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, मेंस की पारी आ जाए रहेगी, पैनिक नहीं करोगे आप उस समय। कई लोग पैनिक करते हैं कि आप पढ़ाई करें कि आप फिजिकल की तरफ ध्यान दें, तो वो पैनिक नहीं करना है। मैं तो आप लोग को बताया था उस दिन कि जो टेंडर जारी हुआ है, उस टेंडर में लिखा हुआ है साफ साफ 31 दिसंबर 2025 ये लिखा हुआ है। और करके लिखा हुआ है जो आपका पीईटी होगा ना, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वो जो 4th स्टेज है, 4th स्टेज, जब तक के 4th स्टेज नहीं होगा, या फिर 31 दिसंबर 2025 तक के वो टेंडर जो है वो जारी रहेगा। वो टेंडर पता आप लोग को, वो 10-10 करोड़ 15-15 करोड़ का रहता है। वो समझ आई मेरी बात? बहुत महंगा रहता है। सिर्फ एक भर्ती के लिए नहीं, आरक्षक भर्ती के लिए भी वही काम करेगा, है ना, वो एसआई भर्ती के लिए भी काम करेगा। बीच में आप लोग का जो नाप जोग वगैरह होगा, नाप जोग में जो मशीन वगैरह लगेगी, वो लोग क्या करेंगे, पहले कुछ मशीन लेकर के आएंगे, पीएचक्यू के बड़े बड़े अधिकारी लोग उसको चेक करेंगे सही काम कर रही कि नहीं, है ना, सही तरीके की है कि नहीं है। फिर उसको अप्रूवल देंगे। अप्रूवल देने के बाद फिर आपका होगा पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, नाप जोग बोलते हैं, वो पहला होगा। फिर समझ में आई मेरी बात? खैर वो तो पीएचक्यू की बात है, वो जो भी करना चाहे वो करे, लेकिन अपने को अपनी तैयारी में रहना है। और ये भी है कि अगर ये भर्ती अपने समय पे कंप्लीट नहीं होती है, अगर अपने समय पे कंप्लीट नहीं होती है, तो एक तरीके से सरकार के मुंह में लांछन भी तो है ना? क्योंकि वो क्या बोलते आई है अभी तक के चुनाव जीतने के लिए कि पिछली सरकार इतना लेट करी, पिछली सरकार इतना लेट करी। अगर वो इसको भी लेट करती है, इसको लेट करती है, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट उसमें किसको अभी चुनाव में देखने के लिए मिल जाएगा, उसको स्थानीय निकाय में मिलेगा। समझ में आ रही मेरी बात? ऐसा तो मेरे को ऐसा लगता है कि दबाव में आकर के इन लोग बहुत जल्दी काम करेंगे। और व्यक्तिगत स्तर पे ऐसा नहीं कि वो मेरा रिजल्ट निकाल दिया और मैं ऐसा ही बन गया हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये बात को। व्यक्तिगत स्तर पर मेरे को सबसे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति कोई लगता है मंत्री में, तो विजय शर्मा लगता है। जवाब दे लगता है। कौन सा मंत्री आता है भाई, कौन सा मंत्री आता है बात करने के लिए? कोई आता है क्या? कोई नहीं आता। वो आता है लेकिन उसके पास कुछ नहीं रहता बोलने के लिए, वो फिर भी आता है। मेरे को ऐसा लगता है कि विभाग में गृह मंत्री बहुत अच्छा मंत्री है और वो युवाओं को लेकर के चलने वाला है, तो वो करवाएगा इसको, जैसे ना तैसे करवाएगा। कोई भी विभाग में इतनी वैकेंसी नहीं आ रही जितनी गृह विभाग में आ रही है, आप लोग देख रहे हैं। डिमांड तो दूसरे विभाग में भी ज्यादा है, शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी गृह विभाग में आ रही है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। ना केवल सब इंस्पेक्टर की तैयारी के समय में आप लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि आप लोग इस चीज को भी ध्यान में रखना कि बीच बीच में और भी जो एग्जाम होंगे वहां पर भी ये तैयारी काम में आए। ठीक, फिजिकल जो आप लोग का रहेगा वो सब इंस्पेक्टर की तरफ लेके जाएगा आप लोग को। बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक हाँ, रही बात मेरी, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अरे सिलेक्शन के बाद भयंकर मजा आ रहा है। मैं सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा इज्जत मिल जाएगा बोल के। क्या है, पीएससी निकाल के एक्साइज इंस्पेक्टर बनता। अब कौन जानता है एक्साइज इंस्पेक्टर को क्या होता है बोल के। गांव गया था तो वो लोग देख लिए थे, दरोगा बन गया बोल के भयंकर इज्जत दे दी मेरे को। सोचा नहीं था, मतलब बड़ा पद नहीं, लेकिन उनके लिए क्या है,
दरोगा है, दरोगा है, टीआई बनेगा, ऐसा। ठीक, तो इंस्पिरेशन के लिए बताया मैं आप लोग को। ग्रेड पे वगैरह की बात मैं आप लोग से करूं तो तहसीलदार का ग्रेड पे भी इसके जितना नहीं होता है ना। हालांकि पावर तहसीलदार की ज्यादा है, लेकिन जलवा इधर ज्यादा है, जलवा इधर ज्यादा है, पैसा इधर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पैसा है। ठीक, चले। हाँ क्या ज्यादा है बोले? हाँ, इज्जत भी ज्यादा है। एक सेकंड यार, आप ही लोग की तैयारी चल रही है, कुछ डिफेंस अकेडमी वगैरह को बुलाए हैं अपन, जो फिजिकल को भी आप लोग को साथ में लेके चले। ठीक, चले चालू करते हैं अपन। संविधान पढ़ेंगे अपन, संविधान पढ़ाऊंगा मैं आप लोग को, संविधान। ठीक, ऐसा ये बोलना ही गलत है कि मैं संविधान पढ़ाऊंगा, मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा राज व्यवस्था, पॉलिटी। किसी भी एग्जाम के सिलेबस में संविधान नहीं होता है, उस सिलेबस में होता है राज व्यवस्था, पॉलिटी जिसको अपन बोलते हैं। जैसे कि आप अगर अर्थव्यवस्था पढ़ने के लिए जाते हैं तो अर्थव्यवस्था सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है, इकोनॉमी है। समझ में आई मेरी बात? इकोनॉमी। चले, तो बात करेंगे इसके ऊपर। सबसे पहले संविधान शब्द क्या है, फिर उसके बाद बात करेंगे कि पॉलिटी शब्द क्या है। ठीक, संविधान। ठीक, दो तरीके से देखेंगे अपन इसको कि ये जो संविधान शब्द है, ये जो संविधान शब्द है, ये कैसा शब्द है, कैसा शब्द है। तो पहला इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे अपन कि देखो भाई, हर देश के नियम की जो बुक होती है उसको संविधान नहीं बोलते हैं। जैसे कि अमेरिका का जो संविधान है, बिल ऑफ राइट्स कहलाता है, वो बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं उसको। हमारे यहाँ जो किताब बनाई गई नियमों कानूनों की, उसको अपन क्या बोल दिए? संविधान बोल दिए। उसके पीछे भी कारण है कि क्यों उसका नाम क्या संविधान दिया गया। ठीक, शाब्दिक अर्थ देखें तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। कितने पार्ट में? दो पार्ट में इस संविधान शब्द को। एक है सम, एक क्या है? सम, और दूसरा है विधान। दूसरा क्या है? विधान। दिख रहे हैं आप लोग को, है ना? संधि भी पढ़ेंगे आप लोग भविष्य में, व्यंजन संधि हो रही वहां पे, जिस भी शब्द में हलंत लगा वहां व्यंजन संधि होती है। तो सम और विधान, समझ में आई मेरी बात? देखो भाई, संविधान क्यों बोला गया? इसलिए बोला गया क्योंकि यहां पर जो सम का अर्थ है वो दो है। एक क्या है भाई, पुराने लोग साथ में बोलते हुए चलेंगे जो पढ़े हैं मेरे से। एक क्या है? समान, इक्वल। समझ में आई मेरी बात? एक क्या है? समान, और दूसरा है संप्रभु। दूसरा क्या है? संप्रभु। समान और संप्रभु। कोई दिक्कत यहां तक की? समझ में आई मेरी बात? कितना अर्थ है सम का? दो। एक क्या है? समान, और दूसरा संप्रभु। बात करेंगे इसके ऊपर। विधान का अर्थ होता है सामान्य शब्दों में कानून। क्या होता है? कानून। और अच्छे शब्दों में इसको मैं बोल सकता हूं संहिता। क्या बोल सकता हूं? संहिता। इसको विनियम बोलो, संहिता अभी नहीं बोलेंगे इसको। ठीक, विनियम। ठीक है भाई, चले, उसका कारण है। तो समान और संप्रभु। समझना कि हमारा जो संविधान है वो दो काम करता है। ठीक, एक काम ये करता है, इंश्योर करता है पहला कि ब्रिटेन गुलाम बना लिया था तो भविष्य में कोई दूसरा देश आकर के हमको गुलाम ना बना ले, हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। तो वो संप्रभुता, संप्रभुता को बनाकर रखने का काम करता है। संप्रभुता का मतलब होता है अपना निर्णय स्वयं लेने की शक्ति का होना। समझ में आई मेरी बात? अपना निर्णय स्वयं लेने की शक्ति का होना। क्योंकि अपना देश जो है वो ब्रिटेन का उपनिवेश था, यानी कि ब्रिटेन हमारे लिए नियम बनाता था। अब जब भारत आजाद हुआ है तो वो किसी दूसरी सत्ता के ऊपर निर्भर नहीं है, और उस सत्ता को बनाकर रखने के लिए जो किताब है, उस किताब का नाम क्या दिया गया? संविधान। समझ में आई मेरी बात? तो संप्रभुता बनाकर रखने के लिए जो किताब है उसको संविधान बोल दिए, और समानता लाने के लिए जो किताब है उसको अपन क्या बोल दिए? संविधान। समानता लाने के लिए, क्योंकि उस समय अंग्रेज अपने आप को ऊपर मानते थे और भारतीयों को नीचे मानते थे। अब क्या हो गया? संविधान के आने से सभी समान हो गए। तो इसको दो तरीके से साथ में लिखते चलेंगे, एकदम सामान्य अध्ययन है। तो समानता लाने वाला कानून, पहला समानता लाने वाला कानून। दूसरा
संप्रभुता, जिसको मैं बोला अपना निर्णय स्वयं लेने की शक्ति का होना संप्रभुता कहलाता है। संप्रभुता को बनाकर रखने वाला कानून, ठीक, संप्रभुता को बनाकर रखने वाला कानून जो है वो क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। समझ में आई मेरी बात? एकदम बेसिक बात कर रहा हूं मैं। देखो, जिम्मेदारी अगर ले रहा हूं तो पूरी पूरी गरिमा के साथ ले रहा हूं, ठीक, कि अपने से कोई भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। नहीं तो आते साथ ये बोलता ना कि मेरे जो पढ़ा दूंगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, वो झूठ बात होती है। ऐसा नहीं है कि इस मैटर में मैं नया हूं, पिछली भर्ती भी हुई थी, उससे पहले से भी मैं पढ़ा रहा हूं, उससे पहले से भी पढ़ा रहा हूं, ठीक। वो तो कोई नौकरी नहीं थी, इसलिए चुपचाप इसको निकाल लिया। हाँ, एकदम सही बात। सरकारी छाप जरूरी ना, सरकारी थप्पा लगना जरूरी, कब तक प्राइवेट नौकरी करेंगे, इसलिए। चले, तो ये बात समझ में आई आप लोग को? समझ में आ गई मेरी बात? शाब्दिक अर्थ अपन देखें अभी फिलहाल, और अब अपन देखेंगे इसकी वास्तविक परिभाषा कि संविधान है क्या। संविधान है क्या, इसकी परिभाषा देखेंगे अपन। नहीं लिखे थे क्या? अरे यार, आप लोग सब इंस्पेक्टर के एस्पिरेंट हो, अभ्यर्थी हो, इतना चुप रहोगे मुर्दा टाइप तो कैसे बनेगा? है आंधी 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 आ नहीं लाना भाई, आंधी आंधी आ नहीं लाना है, आंधी ग्राउंड में लाना है। चलो परिभाषा देखेंगे भाई, इसे समझेंगे। सबसे पहली चीज कि मैं बोला कि संविधान क्या है, तो संविधान एक कानून है, संविधान एक विनियम है, संविधान एक नियम है, और संविधान जो है हमारा लिखित है कि नहीं लिखित? है ना, लिखित रिटर्न है हमारा संविधान। चले, तो संविधान अगर लिखित है तो वो लिखा कहाँ है भाई? कहाँ लिखा है वो? एक दस्तावेज में लिखा है वो। हाँ बोलेंगे भाई, जो पुराने लोग मेरे से पढ़ चुके हैं वो बोलते चलेंगे, और जो नए लोग हैं वो मेरे रिपीट करने के बाद एक बार फिर बोलेंगे उसको। 30% दिमाग में बैठ जाता है बोलने से, 30%। ठीक, चले, तो परिभाषा में मैं क्या बोला कि संविधान क्या है? नियमों, कानूनों या फिर, ठीक, विनियमों का एक लिखित दस्तावेज है, लिखित दस्तावेज। और इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग ये होता है, हाँ क्या होता है? हाँ, देश के शासन का संचालन होता है, देश के शासन का सुचारू रूप से संचालन, सुचारू रूप से संचालन होता है, ऐसा। समझ में आई मेरी बात? देश के शासन का सुचारू रूप से संचालन होता है, ऐसा। तो अगर अपन इन चार चीजों को ध्यान में रखें कि संविधान क्या है, तो नियमों विनियमों का ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा देश के शासन का संचालन होता है। या कोई और तरीके से अगर मैं बोलूं कि देश के शासन के सुचारू रूप से संचालन के लिए नियमों और विनियमों का लिखित दस्तावेज संविधान कहलाता है। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई मेरी बात सभी को? चलो, तो इसको फटाफट नोट करेंगे अपन, ठीक, एकदम बेसिक लेकर के चलेंगे। पता होना चाहिए अपन क्या पढ़ रहे हैं, ताकि ग्राउंड में डिंग तो मार सके अपन। तेरे को क्या पता है? हमको ये पता है ना, ऐसे ही होता है ग्राउंड में। लिख ले, है ना। और लिखने के बाद तुरंत कॉपी की तरफ ध्यान में रखें, कॉपी की तरफ ध्यान में रखें। जब ग्राउंड में आप दौड़े, 40 मिनट का एंड्योरेंस, हालांकि मुंह बंद रखना चाहिए, लेकिन अभी नहीं रखना मुंह बंद। डिस्कस करना क्या पढ़े अपन आज, या डिस्कस करने के लिए कोई ना हो तो और भी अच्छी बात है। मेमोराइज करने की कोशिश करना बिना देखे। जो व्यक्ति पूरी क्लास मेमोराइज कर लिया ना, कसम से बता रहा हूं, किताब खोलने की जरूरत नहीं है। ये क्या बोलते हैं इसको? हाँ, कॉपी खोलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कभी भी जरूरत नहीं है। एग्जाम के दिन भी उसको जरूरत नहीं है, एग्जाम के पहले भी, ठीक, ऐसा। ये माइंड सेट आप लोग का होना चाहिए, है ना। जो फिजिकल किए वो जान रहे होंगे कि माइंड कितना तेज हो जाता है, हो जाता नहीं? जब अपन फिजिकल करते हैं तो हमारा दिमाग बड़ा शार्प हो जाता है, मोबाइल से दूर हो जाते हैं ना, मोबाइल से दूर हो जाते हैं अपन। चल बढ़ते हैं आगे। पॉलिटी की बात करेंगे। पॉलिटी क्या है? ये कैसे बिलिंग कर रहा है यार, ये तो पोलियो हो गया इसको। समान संप्रभु विधि संहिता, ठीक, बढ़िया। राज व्यवस्था, राज अरे यार,
ये भी तकलीफ दे रहे हैं। राज व्यवस्था, ठीक ऐसा। आप जब भी किसी भी दुकान में जाएंगे, यहाँ सदर रोड में आप लोग जाएंगे, बोलेंगे संविधान की किताब दे बोल के, आपको क्या चिपका देगा? भारत की राज व्यवस्था। भारत की राज व्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत उसके राइटर का नाम है। ऊपर में क्या लिखे रहता है? भारतीय राज व्यवस्था। यही लिखे रहता। आप संविधान मांगे था, आपको राज व्यवस्था दे दिया वो। क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपन संविधान ना पढ़ के क्या पढ़ते हैं? पॉलिटी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पॉलिटी पढ़ते हैं। समझ में आई मेरी बात? और पॉलिटी संविधान से भी ज्यादा वास्ट होता है, क्योंकि ये हर दिन जो है अपडेट होता है, हर दिन अपडेट होता है। क्यों? क्योंकि संविधान तो है वो लिखा हुआ है, 1950 में लागू हो गया था, और अभी तक के 106 संशोधन हुए हैं, वो संविधान है, वो संविधान है। लेकिन उन प्रावधानों का जो उपयोग किया जाता है और कैसे उपयोग किया जाता है, वो सभी इतिहास होता चला जाता है। आज हुआ, कल इतिहास हो जाएगा वो भी अब जुड़ गया उसमें, ठीक। और इसको मिला करके अपन क्या बोलते हैं? राज व्यवस्था बोलते हैं। यानी कि मैं इसको परिभाषित करने के लिए जाऊंगा तो राज व्यवस्था क्या होती है? संविधान के लिखित प्रावधानों का, साथ में लिखते चलेंगे, संविधान के लिखित प्रावधानों का व्यावहारिक रूप राज व्यवस्था कहलाता है। संविधान के लिखित प्रावधानों का व्यावहारिक रूप राज व्यवस्था कहलाता है, ऐसा। यानी कि एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड पॉलिटी, ठीक। व्यावहारिक रूप मतलब समझे, प्रैक्टिकल फॉर्म मतलब समझे, जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो समझो कि संविधान है। बाहर जाके अगर उसका आप उपयोग करते हो तो वो क्या कहलाएगा? राज व्यवस्था। कोई दिक्कत यहाँ तक के? समझ में आई मेरी बात? चले तो आगे बढ़ते हैं, है ना। ये हुआ दो चीजों के बारे में बात। संविधान के बारे में आप लोगों को बताया शाब्दिक सम और संप्रभु। सम मतलब समान, संप्रभु मतलब अपना निर्णय स्वयं लेने की शक्ति का होना, ठीक ऐसा। इसके बाद में आप लोगों को बताया समानता लाने वाला कानून, संप्रभुता को बनाकर रखने वाला कानून, ठीक। और वो दस्तावेज क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। फिर परिभाषा में देखिए अपन, नियमों विनियमों का ऐसा लिखित दस्तावेज जिसके द्वारा देश के शासन का संचालन हो, वो क्या कहलाएगा? संविधान कहलाएगा। चले ऐसा। अब देखो भाई समझना, मैं वहां पर लिखित लिखा था लिखित। तो आप लोग के दिमाग में होना चाहिए कि अगर लिखित है हमारा संविधान, तो कोई संविधान ऐसा भी तो होगा जो लिखित नहीं होगा, इसीलिए दूसरा हमारा हेडिंग होगा टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर आप इसको बोले प्रकार, ठीक है। प्रकार, संविधान के प्रकार। ऐसा कहीं पर विश्व की किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि संविधान 2 ही प्रकार का होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। लेकिन विश्व में प्रचलन है इसका, विश्व में ये प्रचलन में है, ये चलन में है कि 2 ही तरीके का संविधान चल रहा है, 2 ही तरीके के नियमों की किताब है, ऐसा बोल लो आप इसको, ठीक ऐसा। तो ये 2 जो है, इसको अपना एक प्रकार कौन सा भाई? लिखित में बताया आपको हमारा संविधान कैसा है? लिखित है। और दूसरा जो है वो होता है अलिखित। कैसा है? अलिखित, ऐसा। ये इसको आप मौखिक ना बोलो और अलिखित बोलो, ज्यादा सही रहेगा, ठीक। अलिखित संविधान जो लिखा हुआ नहीं है। समझेंगे बात को। ऐसा किसको खजवाया अचानक से कि वो बोल दिया कि नियम और कानून जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? लिखा हुआ होना चाहिए। तो पहली बार, या फिर मैं इसको बोलूं कि प्रतिनिधि देश वो है अमेरिका। क्या है? अमेरिका। अमेरिका को पहली बार ऐसा लगा कि हमारे देश को आजाद रखने के लिए एक किताब होनी चाहिए, और वो किताब जो है वो लिखी हुई होनी चाहिए। अमेरिका को ऐसा लगा। समझ में आई मेरी बात सभी को? चले, अमेरिका का इंडिपेंडेंस है पता आप लोग को? 4 जुलाई कितना है? अरे व्यापम में एक बार ऐसी घूमते फिरते पूछ दिया था भाई, 4 जुलाई को है ना, याद रखना आप लोग, कहीं पर काफी कॉन्टेम्प्ट आप देना उसको। तो लिखित संविधान, इसका प्रतिनिधि देश अमेरिका है। अमेरिका बेचारा पहली बार लिख रहा था, कितना ही लिख पाएगा ये, इसीलिए ये इसने लिखा केवल अपने संविधान में 7 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद? 7 अनुच्छेद, ओनली 7 आर्टिकल्स। समझ में आई मेरी बात? इसीलिए अमेरिकी संविधान को विश्व का सबसे छोटा संविधान, विश्व का सबसे छोटा संविधान बोला गया। समझ में आई मेरी बात? विश्व का सबसे छोटा संविधान बोला गया इसको, ठीक।
कैसे करते रहे यार तुम लोग, एक तो ये परेशान करते रहे, देख रहे हो इसको, इतनी गरीबी, इतना बड़ा टीवी है फिर भी हम इसमें देख रहे हैं। चले ये बताने का उद्देश्य कुछ और है ना, ये सारी चीजें तो एकदम नेग्लेजिबल है, नहीं याद होगा तब भी चलेगा, बताने का उद्देश्य कुछ और है। चले नेक्स्ट, अलिखित संविधान। अलिखित संविधान का जो प्रतिनिधि देश है, ठीक, प्रतिनिधि देश यानी कि सबसे पहले है ना जिसको खजवाया था वो था ब्रिटेन। कौन है? ब्रिटेन। ब्रिटेन को पहली बार ऐसा लगा नहीं संविधान को कितनी बार लिखेंगे बोल के, जरूरत बदलती रहती है, लोगों की आवश्यकता बदलते रहती है, तो संविधान को भी बार बार बदला जा सकता है, इसलिए लिखेंगे नहीं बोले। अलिखित संविधान का कंसेप्ट दिया ब्रिटेन। और याद रखें कि ब्रिटेन में है ना, ब्रिटेन में नियम कौन बनाता है? तो यहां का न्यायालय बनाता है। कौन बनाता है? न्यायालय। यहां का जो न्यायालय है, ब्रिटेन का जो न्यायालय है, वो ब्रिटेन का न्यायालय कोई भी आदेश पारित करता है और उस आदेश के अनुरूप वहां की संसद नियम बना देती है, इसीलिए इसको क्या बोला गया? अलिखित संविधान बोला गया। बात को समझे, आवश्यकता के अनुरूप तेजी से बदल रहा है। इसीलिए याद रखो कि अगर कोई संविधान अलिखित है तो वो लिखित की अपेक्षा शिथिल होगा। कैसा होगा? शिथिल। वो शिथिल संविधान होगा, फ्लेक्सिबल, तेजी से बदलने वाला, तेजी से बदलने वाला। लेकिन अगर कोई संविधान लिखित है, लिखा हुआ है भाई, बदल तो सकता है, लेकिन ये क्या होगा? अपेक्षाकृत कठोर संविधान होगा। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई मेरी बात? तो हमारा भारतीय संविधान लिखित है, लेकिन ये संशोधनीय, संशोधनीय आसानी से नहीं है, बदला तो जा सकता है लेकिन प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। समझ में आई मेरी बात? तो हमारे यहाँ कठोर संविधान का कंसेप्ट है, जिसको अपन अपनाया है कहां से? अमेरिका से। ब्रिटेन हमारा उपनिवेश था, हम उसके उपनिवेश थे, लेकिन फिर भी उसका कंसेप्ट अपन प्राप्त नहीं किए, उसको अपन नहीं लिए। समझ में आई मेरी बात सभी को? कोई दिक्कत यहां तक की? चले बढ़ते हैं आगे इसमें, ठीक, लिख लिए सभी? चले आगे बढ़ेंगे इसमें। ये दो चीजें हुई। पहला तो मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन दिया, एकदम इंट्रो, उसका नाम के ऊपर बात की अपन, क्या है उसका नाम, अर्थ क्या है, ऐसी बोलते हैं ना अपन, डोगरे ढाकरे लोग, क्या नाम है तेरा, फिर होशियारी मारने के लिए ना अर्थ बताओ बोलते हैं, फिर नहीं बता पाते तो छुलाई करते हैं। तो आपको अगर कोई टकरा जाए आपसे, क्या पढ़ा है बोले, संविधान पढ़ा हूं, और मतलब पूछ दे, तो दो तरीके से बताऊंगा, बोल रहा होशियारी मार के, एक शाब्दिक अर्थ बता रहा हूँ और उसकी परिभाषा बता रहा हूँ, ऐसे, ठीक है? हाँ, ये सारी चीजें होशियारी मारने के लिए नहीं पूछता, इसको नहीं पूछता ये सारी चीजें, लेकिन पता तो होना चाहिए, पता तो होना चाहिए। चले आगे बढ़ते हैं। प्रकार, प्रकार के बाद अगला अपन देखेंगे इसके ऑर्गन, ठीक है, इसके अंग देखेंगे अपन कि संविधान के अंग कितने हैं। जैसे कि हमारे ऑर्गन है, हमारे क्या ऑर्गन, हमारे जो बॉडी पार्ट्स है उसको अपन अपने ऑर्गन बोलते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। बात को समझना, जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स है, कान, ये हमारा एक ऑर्गन है, एक्सटर्नल ऑर्गन, इसका काम क्या है? सुनना। नाक है, इसका काम है सूंघना। पैर है, इसका काम क्या है? चलना। उसी प्रकार संविधान के पूरे संविधान को, पूरे मतलब इसका कोई भी हिस्सा इसमें बचेगा नहीं, पूरे संविधान को 3 अंगों में विभाजित किया जा सकता है। और ये जो 3 अंग है, ये है पहला विधायिका। पहला क्या है? विधायिका। ऐसा समझ में आई मेरी बात सभी को? विधायिका, लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक। दूसरा है आपका कार्यपालिका। क्या है दूसरा? कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक। और जो आपका तीसरा है न्यायपालिका, ठीक। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक। लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशरी, ये 3 अंग हैं इसके। बात को समझना कि ये जो 3 अंग हैं, जैसे मैं बोला अलग अलग अंग के अलग अलग काम होते हैं, काम के आधार पर इनको बांटा गया है। हमारे यहां जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, ये तीनों अपने आप में स्वतंत्र है। समझ में आई मेरी बात? बहुत मुख्य बात बोल रहा हूं आप लोग को, ठीक। तीनों अंग, ठीक, अपने आप में स्वतंत्र है। स्वतंत्र है। स्वतंत्र क्यों है? किसी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है, लेना देना है, कार्य में स्वतंत्र है। कोई भी किसी के बीच में टकराव नहीं कर सकता है, टकराव नहीं हो सकता, और अगर टकराव होगा
तो संविधान का अतिक्रमण है। ऐसा एग्जाम्पल मैं कई ठो आपको भविष्य में दूंगा, आने वाली क्लासेस में दूंगा। जब टकराव हुआ है और उस टकराव का अंजाम क्या हुआ, न्यायपालिका ऐसा लगा कि ज्यादा शक्तिशाली है। समझ में आई मेरी बात? चले आगे बढ़ेंगे। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका और विधायिका जो है क्या काम करती है, टू मेक लॉ, यानी कि ये क्या करती है, नियम बनाती है। सरल शब्दों में बोलूं, नियम बनाती, कोई भी नियम बना सकती है, ठीक। और इस बने हुए नियम को संचालित करने की जिम्मेदारी या संचालन की जिम्मेदारी है कार्यपालिका की। समझ में आई मेरी बात? और यदि कोई इसका उल्लंघन करता है, इस बने हुए नियम का उल्लंघन करता है, तो उसको दंड बोलो, सजा बोलो, चाहे जुर्माना बोलो, ठीक, वो न्यायपालिका की जिम्मेदारी है, वो न्यायपालिका करती है उसका वह काम। समझ में आई मेरी बात? चल, तो ये 3 अंग जो मैं आप लोगों को बताया, इसके एग्जाम्पल भी आप लोग देखेंगे, है ना। आने वाले समय में यहीं पर से सबसे ज्यादा प्रश्न बनेंगे आपके। तो नियम बनाने वाली जो बॉडी है आपकी, ठीक, ये केंद्रीय स्तर पर, किस स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर अलग अलग है, दोनों अलग अलग नियम बना सकते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखना। देखें, केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर नियम बनाने के लिए अलग अलग बॉडी है। यहीं पर एक और गिफ्ट आप लोग के लिए कि हमारे यहां केंद्र के पास भी शक्ति है कानून बनाने की और राज्य के पास भी शक्ति है कानून बनाने की। क्यों है ऐसा? क्योंकि हमारा जो संविधान है वो संघीय संविधान। कैसा संविधान है? संघीय। हमारे यहां शासन की पद्धति, अरे यार ऐसी होगा कैसी बनेगा बता भाई। संघीय, अरे वहां पर नेट का इशू चल रहा है। संघीय शासन पद्धति, अरे बाप रे, इरिटेट कर देगा मेरे को तो ये। संघीय शासन पद्धति, ऐसा संघीय शासन पद्धति में क्या होता है? संघीय शासन पद्धति में होता है शक्तियों का बंटवारा। क्या होता है? शक्तियों का बंटवारा। राज्य का प्रमुख कोई और होगा, केंद्र का प्रमुख कोई और होगा। राज्य में भी कुछ शक्तियां होंगी, केंद्र में भी कुछ शक्तियां होंगी, और उन शक्तियों का बंटवारा होगा। बंटवारा मतलब फिक्स, तेरे पास इतनी रहेगी, मेरे पास इतनी रहेगी। कुछ कॉमन सब्जेक्ट भी होंगे जिस पर दोनों कानून बनाएंगे। समझ में आई मेरी बात? तो हमारे यहाँ संघीय शासन प्रणाली है, और आगे संघीय शासन प्रणाली को मैं और भी ज्यादा डिटेल से आप लोग को बताऊंगा, लेकिन अभी आप लोग इतना ध्यान में रखेंगे। तो केंद्र के पास कुछ शक्ति बोला मैं, राज्य के पास कुछ शक्ति है, ठीक। और केंद्र में जो कानून बनाने की शक्ति है उसमें एक को बोलते हैं अपर हाउस, अंग्रेजी में राज्यसभा। क्या बोलते हैं? राज्यसभा, अपर हाउस। और लोकसभा जिसको अपन बोलते हैं लोअर हाउस। समझ में आई मेरी बात? अपर हाउस और लोअर हाउस। आजकल व्यापम बहुत शाना बन गया है ना, हिंदी में सब पढ़ के आते हैं, तो वो देता है पेपर इंग्लिश में, है ना, इंग्लिश में देता है। महाभियोग सबको पता है, वो लिख के देगा इम्पीचमेंट, गए। अब बाहर निकलने के बाद अपन सर्च करेंगे इम्पीचमेंट, तो फिर वही पन्ना फेंक देंगे आठ तरह बोल के, ये तो पता था, है ना। तो आप लोग जितना इंग्लिश में आप लोग को बताते चलूंगा उतना इंग्लिश भी आप लोग अपने कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अपर हाउस, लोअर हाउस, राज्यसभा और लोकसभा। राज्य में जो होता है आप लोग को पता है, हर एक जगह पे ये परिषद नहीं होती है, विधान परिषद। इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं अपन, विधान परिषद। कुछ स्टेट में होती है, कैसे होती है, क्यों गठन किया जाता है, सब पढ़ेंगे अपन। और एक होती है सभा जिसको अपन बोलते हैं विधानसभा, विधान परिषद और विधान सभा। समझ में आई मेरी बात? लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, ऐसे कोई दिक्कत यहां तक के? चलो, ये 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में, लेकिन ये केवल 6 स्टेट में। आगे डिटेल से देखेंगे। अब संचालन की बात करेंगे अपन, तो संचालन में फिर से जैसे मैं आपको बताया कि प्रमुख कोई और होता है, तो केंद्र में जो प्रमुख होता है, शासन में जो केंद्र का प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अब क्या बोलते हैं घूम घूम के चालान काटेगा, कानून का संचालन करना है बोल के। राष्ट्रपति के नाम पर होगा सारा काम। समझ में आई मेरी बात? बाय द नेम ऑफ प्रेसिडेंट होगा केंद्र में। इसके नीचे जो होता है उसको अपन बोलते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति इसके नीचे होगा हायरार्की में, और हायरार्की में इसके नीचे कौन होता है? प्रधानमंत्री और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक। ऐसा प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, COM जो लिखा हूं वो मंत्री परिषद है। समझ में आई मेरी बात सभी को? सबसे ऊपर कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के नीचे कौन है? उपराष्ट्रपति। और उसके नीचे कौन है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। समझ में आई मेरी बात? बोलेंगे आप बोल रहे नहीं है उधर, आप भी नहीं बोल रहे हैं, आप तो बोल रहे हैं, ठीक, आप नहीं बोल रहे हैं, ब्लैक टी शर्ट।
बोलते चलना है भाई, है ना। इंटरव्यू भी तो है, वो भी 100 नंबर का है। अरे मेरे कई दोस्त लोग ऐसे थे जिनका फिजिकल में अच्छा मार्क्स था, बहुत जबरदस्त मार्क्स था, मेरे जितना मार्क्स था, लेकिन उनको प्लाटून कमांडर मिल गया। पक्का इंटरव्यू में कम मिल गया उन लोग को। समझ में आई मेरी बात? हुआ है ऐसा। है मेरा दोस्त एक का नाम नोमेश कुमार, अभी उससे मिलने जाऊंगा मैं, उसका फोन आ रहा है अभी। हाँ, उसका 144 नंबर है, बढ़िया। उसका 144 नंबर फिजिकल में, 132 वाले को मिला एसआई, उसको मिला पीसी। सोचो, इंटरव्यू में पक्का कम मिला उसको। और कम इसलिए मिलता है क्योंकि अपन बात करना जानते नहीं अपना। मेरे को नहीं, मैं सूबेदार डाला ही नहीं था, मेरे को पता ही नहीं था सूबेदार क्या करता है बोल के। पता रहता सूबेदार डाल देता है। मैं बोला ना, मेरे को तो जो मिल रहा है ले लो वाला है। हाँ, थप्पा लगना चाहिए। बहुत दिन से बेरोजगार था मैं, सरकार मतलब प्राइवेट जॉब को मैं बेरोजगारी मानता हूँ, मतलब मेरी परिभाषा है ऐसा। चल, नहीं है भाई सच यार, ऐसे तो आदमी नहीं पड़ जाएगा टेंशन में। राज्य, भाई मेरे को जो सैलरी वहां मिलने वाली वो सैलरी अभी भी मिलती है, लेकिन लेकिन लोगों के नजर में तुम अगर इंग्लिश नहीं बोलते तो तुम ठेंगा छापो, ऐसी वाली बात है। लोग क्या है, पूरा पढ़ ले, पीएचडी कर ले लो, लेकिन तुम इंग्लिश से बात नहीं करते तो क्या सोचेंगे, क्या ही पढ़ा है ये, ऐसा ना। वही है कि अगर आप बहुत पढ़े लिखे हो, फूल कमा रहे हो, लेकिन प्राइवेट जॉब में हो, तो उनको ऐसा लगता है अरे क्या ही कर रहा है ये, ऐसी वाली बात है। समझे? इसलिए वो दुनिया दिखाने के लिए मैं नौकरी में लगा हूं, नहीं तो मतलब अभी ये जॉब निकला है मेरा, नहीं तो मैं अभी अपने जीवन में बहुत खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत मजा आता है मेरे को सब करने में, बहुत मजा आता है। ठीक है, चले आगे बढ़ेंगे। तो दुनिया को तुम लोग को भी दिखाना है, ऐसा नहीं है किसी को। राज्यपाल, ठीक, सबसे ऊपर क्या रहा तो क्या होता है यहाँ पे, राज्यपाल। जैसे वहां पर होता है, जैसे कि हमारे यहाँ आदिवासी दिवस में छुट्टी की घोषणा की गई 9 अगस्त को, आदिवासी दिवस 9 अगस्त, बाय द नेम ऑफ गवर्नर। समझ में आई मेरी बात? बाय द नेम ऑफ गवर्नर, गवर्नर का साइन हुआ तो उसी के नाम पर शासन जो है उसको संचालित करिए। यानी कि खाओ पियो फूल और बिल फटेगा किसके नाम पे, राज्यपाल, गवर्नर के नाम पे। और ये खाएगा पिएगा फूल कौन, हाँ, चीफ मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक, फुल काम करेंगे उन लोग, विष्णुदेव साय, है ना, विजय शर्मा, अरुण साव, उसका नाम नहीं लेना है, उसका नाम हैरी पॉटर देखे, हैरी पॉटर देखे हो, हैरी पॉटर नहीं देखे यार? हाँ, हैरी पॉटर में उसका नाम नहीं लेते ना, वही जिसका नाम नहीं लेना है, वही हो, उसका नाम नहीं लेना। वोल्डेमॉर्ट, उसको वोल्डेमॉर्ट बोल देना तुम लोग। चले बढ़ते आगे इसमें। तो न्यायपालिका, अब देखो भाई समझना यहाँ पे, मैं यहाँ पर भी केंद्र राज्य में बांटा हूं, वहां पर भी केंद्र राज्य में बांटा हूं, लेकिन मैं न्यायपालिका को केंद्र और राज्य में नहीं बांट रहा हूं, क्योंकि न्यायालय जो है वो किसी केंद्र का और राज्य का नहीं होता है। बात को समझना, न्यायालय जो होता है वो सभी का न्यायालय है, उसको संघीय स्तर का न्यायालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघीय न्यायालय, संघीय यानी कि पूरे देश का न्यायालय है वो, पूरे देश का, हर एक स्टेट का न्यायालय है वो। इसीलिए संघीय न्यायालय, जिसको अपन, है ना, बोलचाल में सर्वोच्च, सर्वोच्च न्यायालय बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? सर्वोच्च न्यायालय। इसका जो वास्तविक नाम है वो है उच्चतम न्यायालय। क्या है? उच्चतम न्यायालय। आई बात समझ में? क्योंकि इससे ऊपर और कोई न्यायालय में अपन जा नहीं सकते, इसलिए इसका नाम सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय रखा है, सर्वोच्च अपीली न्यायालय है इसलिए। नेक्स्ट, जो हर एक स्टेट में होता है, हर एक स्टेट में होता है, हालांकि स्टेट का बस नहीं है ये, है ना, फिर भी इसको अपन क्या बोल देते हैं? उच्च न्यायालय। ये अपने यहां है बोधरी में, है नहीं, बोधरी में। नेक्स्ट, अब जो बाकी के न्यायालय है, ये तो बड़ा न्यायालय होगा, उससे छोटा न्यायालय, बाकी के न्यायालय को अपन अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में रखते हैं। कहां रखते हैं? अधीनस्थ न्यायालय। आई बात समझ में? सबऑर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं इसको। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट में जिला न्यायालय जो है, जिला न्यायालय, ये यहां पर आ जाएगा। समझ में आई मेरी बात सभी को? जिला न्यायालय, ठीक। और जिला न्यायालय भी अपने आप में कई ठो हो सकता है, कई ठो। कैसे कई ठो हो सकता है? तो अच्छा, कई ठो तो 2 ही ठो हो सकता है, जिला न्यायालय 2 ही ठो हो सकता है, लेकिन उन 2 में फिर कई वैरायटी बढ़ सकती है। समझ में आई मेरी बात? चले, तो ये जिला न्यायालय जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मामले के आधार पर, एक होता है सिविल कोर्ट। क्या होता है? सिविल कोर्ट, ठीक, सिविल कोर्ट, यानी कि इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? नागरिक न्यायालय, नागरिक न्यायालय, ठीक। और एक होता है सेशन कोर्ट, जिसको अपन बोलते हैं क्रिमिनल कोर्ट, ठीक, सेशन कोर्ट।
उसका ऐसा लिख रहा हूं मैं इंग्लिश में, सेशन कोड। ठीक, सेशन कोड समझना। सिविल कोड जो है वो सिविल मामले में काम करेगा। किस मामले में? सिविल मामले में। तो ये सिविल मामले के आधार पर कई ठो होता है, जैसे कि कई जगह परिवार न्यायालय आप देखेंगे, कुटुंब न्यायालय जिसको बोलते हैं, अपने यहाँ है परिवार न्यायालय। कई जगह बाल न्यायालय होता है, कई जगह महिला न्यायालय होता है। वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार के मामले ज्यादा है। सिविल कोर्ट का मतलब होता है सामान्य स्तर के मामले, विवाह विच्छेद, संपत्ति बंटवारा। ठीक, समझ में आई मेरी बात? ऐसे। लेकिन सेशन कोर्ट क्रिमिनल मामले होंगे वहां पर, फौजदारी मामले, फॉर एग्जाम्पल डकैती, बलात्कार, मर्डर, हाफ मर्डर। ठीक, ये सारी बातें कहां जाएगी? सेशन कोर्ट में जाएगी। इसके अलावा भी भारत में न्यायालय की व्यवस्था है, तहसील न्यायालय जिसको बोलते हैं, तहसील न्यायालय। उसके भी नीचे न्यायालय होता है जिसको अपन बोलते हैं ग्राम न्यायालय। क्या बोलते हैं? ग्राम न्यायालय। विकास खंड के स्तर पर तहसील न्यायालय होता है, ग्राम न्यायालय ग्रामीण स्तर पे होता है। समझ में आई मेरी बात सभी को? चलो, तो वो सारी बातें अपन डिटेल से पढ़ेंगे, सिलेबस के सारे आपके हिस्से हैं। ठीक, एकदम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन ये जो है वो ढांचा है। क्या है ये? ढांचा। ठीक, चलो, तो इतनी बातें हुई, बढ़ेंगे अपन इसमें आगे। कल बढ़ेंगे आगे, कल बढ़ेंगे, मेरे को क्लास जाना पड़ेगा, वहां है सिटी प्लाजा में। ठीक, तो छोड़ रहा हूं मैं अभी, कल कंटिन्यू करेंगे। कल जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन संविधान का आकार, साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और संविधान के आकार में मैं कल आप लोग को पूरे संविधान के 22 भाग के नाम रटवाऊंगा। कौन कौन से 22 भाग है, और उन 22 भागों के नाम को रटने के बाद अपन देखेंगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि रैंडम अगर अपने से कोई अनुच्छेद पूछ डाले, याद है तो बढ़िया बात है, नहीं याद है तो वहां पर वो चीज कल जो अपन पढ़ाएंगे वो काम आएगी। समझ में आई मेरी बात? और ढांचे को पढ़ने के बाद अपन पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक विकास। फिर पढ़ेंगे अपन संविधान का निर्माण। फिर अपन फाइनली संविधान का पेज 1 पलटेंगे और पढ़ेंगे प्रस्तावना। और ये सब को करने में मेरे को लगेगा कम से कम 2 हफ्ते, 14 दिन। समझ में आई मेरी बात? तो संविधान चालू होने में ही 14 दिन है अभी। चले, मिलते हैं।